वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। हम इकाई 3 के अंतर्गत डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन, उपकरण और तकनीक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल प्रारंभ किया था, तो आज हम बात करेंगे आंकड़ों की विशेषताएं, महत्व और आंकड़ा एकत्रीकरण के नियम। आंकड़ों की भी अपनी एक विशिष्ट यूनिक पहचान होती है, उसकी एक विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं को किस तरीके से होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आंकड़ों की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, आंकड़े परिमाणात्मक और गुणात्मक चरों के मूल्यों का समूह होते हैं। आप चाहे तो इसको लिख दीजिए। पहली विशेषता क्या है? परिमाणात्मक और गुणात्मक, परिमाणात्मक व गुणात्मक चरों के मूल्यों का समूह होते हैं। दूसरे, आंकड़े मापे, एकत्रित, प्रतिवेदित और विश्लेषित किए जा सकते हैं। क्या सकते हैं? एक तो मापना, दूसरा एकत्रित और प्रतिवेदित और विश्लेषित तथा विश्लेषित किए जा सकते हैं। क्या? आंकड़े मापे जा सकते हैं, एकत्रित किए जा सकते हैं, प्रतिवेदित किए जा सकते हैं और विश्लेषित किए जा सकते हैं। आंकड़ों को चित्र, ग्राफ, छवि, सारणी या अन्य रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा भी लिख दीजिए कि जो आंकड़े होते हैं उसको चित्र द्वारा, ग्राफ द्वारा, छायांकन द्वारा या सारणी या अन्य रूपों में उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 4 हम बात करें तो शोध आंकड़े किसी चर के परीक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया का उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पॉन्स होते हैं। यानी कि आंकड़े किसी रिसर्च में एक तरीके से किसी चर के परीक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया का उत्पाद होते हैं। आंकड़ों का अंकीय, न्यूमेरिक और शाब्दिक, टेक्सचुअल होना बड़ी विशिष्ट है। एक तो ये अंकीय और दूसरा वह शाब्दिक, दोनों रूपों में प्रदर्शित बड़ी विशेषता है इसकी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अंकीय भी हो सकते हैं और शाब्दिक भी हो सकते हैं। छठी हम बात करें तो आंकड़े शोध संबंधी मुख्यतः किसी शोध की सामान्य संरचना के निम्नलिखित 3 तत्वों का सम्मिलित परिणाम होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, विश्लेषण के तत्व, अर्थात शोध में इसका विश्लेषण होना है या हो रहा है, जैसे जीवन शैली संबंधी रोगों के कारण। दूसरा, आयाम या चर, इसमें वे प्राकल्पनाएं सम्मिलित होती हैं जिनका परीक्षण किया जाना होता है। इन्हें चर या प्रेरकों का समूह भी कहते हैं। चर ही परिस्थिति की तरह विद्यमान रहता है। तीसरा, प्राप्त परिणाम, अध्ययन में सम्मिलित किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य या प्रतिक्रिया यह बताती है कि प्रेरक या परिस्थितियां द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न हुए हैं। शोध आंकड़े 3 तत्वों या पक्षों का सिद्ध परिणाम कहलाते हैं। शोध आंकड़े जो होते हैं इन तीनों, जैसे कि पहले तो विश्लेषण के तत्व, आयाम या चर, प्राप्त परिणाम, इन अध्ययन इनके जो 3 पक्ष हैं उन पक्षों का सिद्ध परिणाम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो महत्व ये तो हो गया आंकड़ों की विशेषता है, इसको आप लिख दीजिएगा। अब हम बात करेंगे महत्व की। तो महत्व पर हम चर्चा करें उससे पहले, आंकड़े तथ्य, सूचना या सामग्री किसी भी शोध का आधार है जिनके बिना कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करना या निर्णय करना नितांत असंभव है। सूचना आंकड़े प्रदान करती है तथा आंकड़ों का प्रमाणीकरण से तथ्यों का निर्माण होता है। संक्षेप में आंकड़ों की उपयोगिता, यूटिलिटी को इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1, निर्णय के आधार।
इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं हम। तो पहला महत्व है निर्णयन के आधार, निर्णयन के आधार। अब निर्णय के आधार बेस ऑफ केसेस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। बात चाहे शोध कार्य के परिणाम प्रस्तुत करने की हो या दैनिक जीवन में छोटा सा निर्णय लेना हो, सभी स्थितियों में आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़े, सूचनाएं और तथ्य हमें निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। शोध निष्कर्षों का अंतिम उत्पाद सिद्धांत है जो केवल आंकड़ों के विश्लेषण से ही प्राप्त होता है। इसीलिए आर्थर कॉनन डॉयल कहते हैं कि बिना आंकड़ों के सिद्धांत बनाना भयंकर गलती है। समाज, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में नीति, कानून, योजना और व्यवस्था निर्माण में आंकड़ा ही मूलाधार सिद्ध होते हैं। यानी कि निर्णय के आधार की हम बात करें तो बात चाहे शोध कार्य के परिणाम प्रस्तुत करने की हो या दैनिक जीवन में छोटा सा निर्णय लेना हो, सभी स्थितियों में आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़े, सूचनाएं तथा तथ्य हमें निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। शोध निष्कर्षों का अंतिम उत्पाद जो होता है वो सिद्धांत है जो केवल आंकड़ों का विश्लेषण से ही प्राप्त होता है। इसलिए आर्थर कॉनन डॉयल ने कहते हैं कि बिना आंकड़ों के सिद्धांत बनाना भयंकर गलती है। समाज, राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में नीति, कानून, योजना, व्यवस्था निर्माण में आंकड़े ही मूलाधार सिद्ध होते। बिना फिगर के हम कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकते, उसकी योजना नहीं बना सकते, ऐसा आर्थर कॉनन डॉयल का मानना है। नंबर 2, कारण प्रभाव संबंधों की खोज। नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 कारण प्रभाव संबंधों की खोज। कारण प्रभाव संबंधों की खोज। डिस्कवरी ऑफ कॉसेस इफेक्ट रिलेशनशिप। प्राकल्पना के परीक्षण के लिए जिन चरों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे ही यह सिद्ध करते हैं कि दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंध किस प्रकार के हैं। अब प्राकल्पना के परीक्षण के लिए जिन चरों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे यही सिद्ध करते हैं कि दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंध किस प्रकार के हैं। बिना आंकड़ों के यह नहीं बताया जा सकता कि किस प्रकार का क्या प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसी प्रक्रिया में मूल्यांकन, विश्लेषण या आकलन के कार्य आंकड़े ही पूर्ण कराते हैं। यानी कि प्राकल्पना का जो परीक्षण होता है उस परीक्षण में जिन चरों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे यही सिद्ध करते हैं कि दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंध किस प्रकार का है। और बिना आंकड़ों से यह नहीं बताया जा सकता कि किस कारक का क्या प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसी प्रक्रिया में मूल्यांकन, विश्लेषण तथा आकलन के कार्य आंकड़े ही पूर्ण कराते हैं। नंबर 3 बात करें यथार्थ का बोध, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तीसरा महत्व जो है वो है यथार्थ का बोध। यथार्थ का बोध, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही की जाने वाली शोधों का मुख्य उद्देश्य उस सत्य या यथार्थ को जानना होता है जो अंततः मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि कर सके। आंकड़े वह माध्यम तथा आधार बनते हैं जो शोधकर्ता को यथार्थ से परिचय कराते हैं। प्राकल्पना या मान्यता के रूप में जो बात छिपी हुई थी वह आंकड़ों में तार्किक ढंग से सामने आती है। यानी कि उसका तर्क होगा, एक फैक्ट होगा, उस फैक्ट के माध्यम से, उस तर्क के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते तथा क्रमबद्ध एवं प्रक्रियागत तरीके से संकलित आंकड़े स्वतः ही मान्य भी हो जाते हैं। चौथा हम बात करें शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि। महत्व पे ही चल रहे हैं हम। नंबर 4, शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि। शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि। शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि। चाहे कैसा भी शोध कार्य हो या कैसे भी उसके परिणाम हो, वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता या स्वीकृति तभी मिलेगी जबकि आंकड़ों के द्वारा पुष्टि की जा सकती हो। आज के आंकड़े भविष्य की शोधों के लिए चाहे
द्वितीयक सेकेंडरी भूमिका में हो, किंतु उपादेयता सदैव बनी रहती है। आंकड़े ने केवल शोधकर्ता को बल्कि दूसरों को भी खोजों की समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जितना हम चीजों एवं घटनाओं का समझेंगे उतना ही विश्वास बढ़ेगा। यानी कि शोध की विश्वसनीयता, रियलिटी जो है वो चाहे कैसा भी शोध कार्य हो, कैसे भी उसके परिणाम हो, वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता या स्वीकृति तभी मिलेगी जबकि आंकड़ों के द्वारा पुष्टि की जा सके। जिसमें एक डेटा होंगे, फिगर होंगे, उसकी द्वारा उसकी पुष्टि मिलती है तो उसकी विशेषता बनी रहती है। आज के आंकड़े भविष्य की शोध के लिए चाहे द्वितीय भूमिका में हो, किंतु उपादेयता सदैव बनी रहती है। जितना हम चीजों को, घटनाओं को समझेंगे उतना ही विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलना, नंबर 5 हम बात करें, ये हो गया शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि। नंबर 5 तुलना करने में सहायता। तुलना करने में सहायता, तुलना करने में सहायता मिलने का एक महत्व है। हेल्प ऑफ कंपैरिजन, तुलना करना तथा उससे कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, उचित, अनुचित या सही गलत का निष्कर्ष प्राप्त करना स्वाभाविक मानवीय प्रकृति है। तुलना की यही प्राकृतिक प्रविधि शोध प्रक्रिया में एक तकनीक का कार्य भी करती है। आंकड़ों के माध्यम से चीजों का मापन हो सकता है तथा तुलना करना सरल हो गया है। इसलिए प्रबंध चिंतन के पितामह पीटर ड्रकर कहते हैं, जिसे हम मान लेते हैं उसे प्रबंधित भी कर सकते हैं। यानी कि जिसको हमने समझ लिया उसको मैनेजिंग करना हमारे हाथ में बात है। तो ये तुलना करने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन से डेटा जो होता है वो एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि इतना फिगर हमें यहाँ से मिला, इतना प्रेडिक्शन हमें यहाँ से मिला, तो उसका एक विश्लेषण रूप जो होता है वो सामने आकर मिलता है, जिस वजह से हम शोध में एक आसानी का अनुभव होता है। छठे से बात करते हैं प्रलेखी में सहजता, इजी ऑफ डिफॉर्मेशन। छठा प्रलेखीकरण में सहजता, प्रलेखीकरण में सहजता। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के वर्तमान युग में आंकड़ों को प्राप्त तथा उन्हें संधारित करना तुलनात्मक रूप से सहज हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना की प्रसंस्करण प्रक्रिया भी सुगम बना दी है। इसी कड़ी में आंकड़ों का प्रबंधन भी एक पृथक विद्या बन चुका है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी शोध की विशाल एवं दीर्घ प्रक्रिया तथा भारी संसाधनों के उपयोग के पश्चात प्राप्त आंकड़े किसी भी छोटे प्रारूप में इस रूप में रखे जा सकते हैं कि सदियों तक दूसरों के काम आ सके। अब इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली कहते हैं कि आंकड़े वे अमूल्य धरोहर हैं जो तंत्रों की समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे। ये प्रलोभन में सहजता है एक तरीके से कि विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति में के वर्तमान युग में जो आंकड़ों को प्राप्त कर संधारित करना तुलनात्मक रूप से सहज हो गया है, बहुत आसान हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचनाओं की प्रसंस्करण प्रक्रिया भी सुगम बना दी है। इसी कड़ी में आंकड़ों का प्रबंधन भी एक पृथक विधा बन चुका है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी शोध की विशाल एवं दीर्घ प्रक्रिया तथा भारी संसाधनों के उपयोग के पश्चात प्राप्त आंकड़े किसी भी छोटे प्रारूप में इस रूप में रखे जा सकते हैं कि सदियों तक दूसरों के काम आ सके। इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली, आप इसका लिख दीजिए एक जनरल नॉलेज के रूप में। इंटरनेट के जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इंटरनेट के जनक है। आंकड़े वे मूल्य धरोहर है जो तंत्रों की समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं 7 सूचना एवं ज्ञान की उत्पत्ति। नंबर 7 सूचना एवं ज्ञान की उत्पत्ति।
तथ्य, सूचना एवं ज्ञान का मूलाधार आंकड़े हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग को ज्ञान समाज भी कहा जा रहा है। इन सब का आधार आंकड़ों का भंडार है। उद्देश्यपूर्ण आंकड़ों की सूचना का निर्माण करते हैं तथा सूचना का ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने में सहायता करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि युद्ध 90% तो सूचना है। युद्ध जो 90% वो इंफॉर्मेशन अगर हमें गुप्तचरों से मिल जाती है, किस सैनिक द्वारा, किस गुप्तचर द्वारा, किस कौन सी कहां पर आक्रमण होने वाला, 90% क्या है? एक तरीके से सूचना, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने सूचना को आधुनिक लोकतंत्र की मुद्रा नाम दिया था। सूचना है तो वो मीडिया का भी, राजनीतिक तंत्र में शिक्षा के माध्यम से किसी प्रकार की जो होती है उसमें एक शस्त्र का काम करती है। वहीं 21वीं सदी में आंकड़ों तथा सूचना को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्व है आंकड़ों को लेकर। अब हम बात करेंगे आंकड़ा एकत्रण के नियम। तो आंकड़ा एकत्रण के नियम की बात करते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आपको लिखने हैं। आप इसको लिखते भी जाइए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी तैयार कीजिए और समझने का प्रयास भी करते रहिए। हाँ, नॉर्वे के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री व गणितज्ञ जोहान गाल्टोन ने सामाजिक शोध में आंकड़ा संकलन में कुछ नियम प्रतिपादित किए। ये जो नियम बताए जा रहे हैं वो नियम किसने बताए हैं? नॉर्वे के प्रसिद्ध समाजशास्त्री व गणितज्ञ जोहान गाल्टोन। एक विद्वान है, समाजशास्त्री है, गणितज्ञ भी, उनके अनुसार ये आंकड़े के नियम बताए जा रहे हैं। तो कुछ प्रतिपादित किए हैं, उसमें पहला है तुलनात्मकता का नियम। पहला नियम क्या है? तुलनात्मकता का नियम। तुलनात्मकता का नियम। अब तुलनात्मकता का नियम क्या है? लॉ ऑफ कंपेरेबिलिटी। आंकड़ा एकत्रण के क्रम में गाल्टोन का यह नियम कहता है कि अध्ययन में सम्मिलित की जाने वाली सभी इकाइयों को एक ही प्रेरक चर स्टिमुलस या एक समान परिस्थिति से प्रभावित कराया जाना चाहिए ताकि तुलनात्मक रूप से सभी इकाइयां समता का आभास रखें तथा सही आंकड़े प्राप्त हो। नंबर 2, वर्गीकरण का नियम। तुलनात्मक का नियम समझ में? तुलनात्मकता का नियम ये कहता है कि अध्ययन में सम्मिलित की जाने वाली सभी इकाइयां एक ही प्रेरक चर या एक समान परिस्थिति से प्रभावित कराया जाना चाहिए ताकि तुलनात्मक रूप से सभी इकाइयां समता आभास रख सके, यानी कि हम तुलना कर सके। एक लाइन में समझ लें इसको। दूसरा है वर्गीकरण का नियम। वर्गीकरण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ये कहता है कि यह नियम यह मानता है कि प्रत्येक चर के संभावित उत्तर प्रतिक्रिया को किसी न किसी समूह में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या फिर किए जा सकने योग्य हो। प्राप्त प्रतिक्रियाएं पृथक पृथक हो सकती हैं किंतु उन्हें वर्गीकरण में सम्मिलित होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक चर में संभावित उत्तर प्रतिक्रिया हो, किसी न किसी समूह में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या किए जा सकने योग्य हो। प्राप्त प्रतिक्रियाएं पृथक पृथक हो सकती हैं किंतु यह वर्गीकरण सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा है पूर्णता का नियम। थर्ड जो नियम है वो पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ परफेक्शन। इस नियम का मर्म यह है कि प्रत्येक इकाई के द्वारा प्रेरक चर प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए तथा उस उत्तर का मूल्य कोड या वर्गीकरण ज्ञात किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मापन नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी। इसीलिए ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड केल्विन कहते हैं, इफ यू कैन नॉट मेजर योर नॉलेज इज माइजर, यानी कि अर्थात जिस बारे में हम बात कर रहे हैं यदि उसे माप सकते हैं और उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप अपने विषय के बारे में कुछ जानते हैं, पर यदि यह माप नहीं सकते तो आपका ज्ञान बहुत सतही और असंतोषजनक है। मेजरमेंट करना पड़ता है, इवोल्यूशन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, अपने नॉलेज को फिगर में लाना पड़ता है। फिगर में लाने के पश्चात ही हम समझ पाते हैं कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है। इसीलिए तो मार्क्स जो होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम हमने बंद कर दिया। मार्क्स जो होते हैं 100 में से
600 में से कितने आए, इतने आए, ऐसा एक फिगर बनता है। तो उसका एक निश्चित 33%, 33%, जितना भी परसेंटेज का लेवल होता है उसका एक रेशो होता है। तो उसमें हम आंकड़ों में इसको मापते हैं, मेजर होता है, इतना नॉलेज है, इसलिए तो आंकड़ों में मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए पूर्णता का नियम ये कहता है कि लॉर्ड केल्विन हुए हैं एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, उन्होंने बताया कि यू कैन नॉट मेजर योर नॉलेज इन माइजर, यानी कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस बात के बारे में अपनी ज्ञान को माप सकते हैं। तो आप कुछ जानते हैं और नहीं जानते, और अगर माप नहीं सकते तो आपका ज्ञान सतही है, असंतोषजनक है। चौथा है अंतर विषय निष्ठता का नियम। नंबर 4, अंतर विषय निष्ठता का नियम। अंतर विषय निष्ठता का नियम, विषय निष्ठता का नियम। अंतर निष्ठता का नियम कहता है लॉ ऑफ इंट्रा सब्जेक्टिविटी एंड रियलिबिलिटी। यह नियम कहता है कि शोधकर्ता या पर्यवेक्षक द्वारा एक ही प्रश्न का बार बार परीक्षण करने पर एक ही उत्तर आना चाहिए, अर्थात उसका निजी रागात्मकता या विश्वसनीयता बनी रहे। यानी कि यह बताता है शोधकर्ता पर्यवेक्षक द्वारा एक ही प्रश्न का बार बार परीक्षण करने पर एक ही उत्तर आना चाहिए, अर्थात उसका निजी रागात्मकता और विशिष्टता बनी रहे। पांचवा है अंतर विषय निष्ठता का नियम। नंबर 5, अंतर विषय निष्ठता का नियम। अंतर विषय, ये तो हो गया अंतर, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, हाँ बराबर है। अंतर विषय निष्ठता का नियम, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, विश्वसनीयता का है ना, विश्वसनीय। हाँ, अंतर विषय निष्ठता का नियम ये कहता है कि इसका सार यह है कि एक ही प्रेरक या प्रश्न को यदि बार बार तथा भिन्न भिन्न पर्यवेक्षक काम में ले तो हर बार समान प्रत्युत्तर आना चाहिए। यानी कि एक ही प्रेरक हम बात कर रहे हैं तो उसका जो प्रत्युत्तर है वो पर्यवेक्षक का भिन्न भिन्न समान प्रत्युत्तर आना चाहिए। ये छठा है प्रामाणिकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ वैलिडिटी। छठा प्रामाणिकता का सिद्धांत। प्रामाणिकता का सिद्धांत क्या कहता है? लॉ ऑफ वैलिडिटी। यह नियम इस मान्यता को पुष्ट करता है कि प्रत्येक प्रत्यक्ष या गुप्त किसी भी तरीके से एक सा परिणाम दे और उसकी प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा उतरे। यानी कि जो भी आप कसौटी है उस कसौटी पर खरे उतरे का प्रयास करते हैं। गाल्टोन यह भी बलपूर्वक कहते हैं कि चरों को एक ही मूल्य देना चाहिए तथा प्रतिक्रिया विश्लेषण की इकाई और विमध्य या आयामों या चरों में त्रिकोणीय समता या संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसी से सही आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। एक चार्ट बनाया है प्रतिक्रिया का आंकड़ों का वर्गीकरण के माध्यम से, वो यहाँ पर मैं बनाकर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप इसको लिख दीजिए। प्रतिक्रिया चर का मूल्य आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, फिर ये 3 बनेंगे। आंकड़ों की प्रकृति क्या है? आंकड़ों की प्रकृति के
आधार पर। दूसरा है आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर। आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर। तीसरा है मापन पैमाने के आधार पर। मापन पैमाने के आधार पर। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। पहला है परिमाणात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। परिमाणात्मक आंकड़े और दूसरे गुणात्मक आंकड़े। दूसरा है आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। तीसरा है मापन पैमाने के आधार पर। नामिक, नॉमिनल, क्रमिक, ऑर्डिनल, अंतराल, इंटरवल, और चौथा है अनुपात, रेशियो। इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो प्रतिक्रिया के माध्यम से आंकड़ों का वर्गीकरण, चर का मूल्य, इसमें आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर, मापन पैमाने के आधार पर। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर परिमाणात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े, आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, और मापन पैमाने के आधार पर इसको चार भागों में बांटा है। नामिक आंकड़े, क्रमिक आंकड़े, अंतराल आंकड़े और अनुपात के चार भाग बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही। आगे की जो क्लास है वो उसमें हम और आगे अध्ययन करेंगे। आपने एलबीएस गुंद्रा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से एलबीएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।